गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 32 पढ़ेंगे और अपना टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों मैंने पिछले क्लास में ही प्रोजेक्टाइल का केस नंबर 1 शुरू कर दिया था और आपको याद होगा कि मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट वगैरह कैलकुलेट करके बताया आपको। उसके बाद हम लोग जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट से अपना स्टडी को आगे बढ़ा रहे थे, आप याद करो कि आपको पिछले क्लास में मैंने क्या किया कि उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में लिखवाना शुरू किया। तो आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो आज पिछले क्लास में आप देखना जाके कि वो पॉइंट नंबर 1 था, ठीक है ना। तो आज पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। तो बच्चों एक बात देखो, ये आप हेडिंग दे दिया आपने, चलो ठीक है, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं। अब देखो नंबर 2, अगर तुमसे कोई पूछे कि एक प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पे थ्रो करें कि इसका रेंज मैक्सिमम हो। जैसे मान लो अगर तुम्हें कोई बॉल फेंकनी है ना, कोई बॉल फेंकनी है, तो अपनी जो ताकत है वो तो लिमिटेड है। आप अगर मान लो आप किसी बॉल को 40 मीटर पर सेकंड से फेंक सकते हो तो वो तो ठीक है। अब उससे ज़्यादा मान लो आपकी कैपेसिटी है ही नहीं, 40 से ज़्यादा तुम बढ़ा ही नहीं सकते अपने स्पीड को। लेकिन एक चीज़ तो अभी भी चेंज कर सकते हो और वो है एंगल। किस एंगल पे फेंकें कि रेंज मैक्सिमम हो, ये तो हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 30 डिग्री पे भी फेंक सकते हैं, 60 पे फेंक सकते हैं, 45 पे फेंक सकते हैं और भी किसी एंगल पे फेंक सकते हैं। तो बच्चों फॉर द गिवन वेलोसिटी का मतलब दिए गए वेलोसिटी के लिए प्रोजेक्टाइल का रेंज मैक्सिमम कब होता है, ये अपने को डिसाइड करना है। तो देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे इस चीज को लिखेंगे। फॉर द गिवन वेलोसिटी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल will be maximum at theta equal to 45 डिग्री। बच्चों अभी मैं इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को, मान लो ये प्रोजेक्टाइल है, इसको आपने अगर 45 के एंगल पे थ्रो किया, कितने एंगल पे, 45 पे, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस केस में जो रेंज आएगा निकल के, ये रेंज, ये आर आपका मैक्सिमम आएगा, इससे ज़्यादा रेंज नहीं हो पाएगा। कहोगे कैसे, तो देखो आपको याद होगा बच्चों, फॉर्मूला था रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही फॉर्मूला था ना। अब अगर आर को मैक्स होना है, आर को क्या होना है बच्चों, मैक्स, तो u तो चेंज नहीं कर सकते, g तो चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि गिवन वेलोसिटी है। गिवन वेलोसिटी का मतलब है कि वो क्वांटिटी अब तुम चेंज नहीं कर सकते हो। तो तुम u को चेंज नहीं कर सकते, g को चेंज नहीं कर सकते, तो बच गया कौन, साइन 2 थीटा। ये मैक्स होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, मैक्स, तभी आपका रेंज जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो साइन 2 थीटा, तो बच्चों साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, साइन 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। तो सीधी सी बात है, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। और वो भी कब होगी, जब 2 थीटा यानी जो साइन का एंगल है, साइन का एंगल यही है 2 थीटा, वो होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि साइन 90 ही 1 होता है। तो यानी 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऑटोमेटिकली बच्चों थीटा इक्वल्स टू हो गया 45 डिग्री। आई बात समझ में। तो यहां से देखो हमने आराम से बता दिया, और आज से आप याद रखोगे कि अगर आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है तो उस केस में जो रेंज आएगा वो रेंज क्या आएगा, मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, जल्दी से लिख लो इसे। तो बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। अब यहां पे एक एंगल अपने को फाइंड करना है, जिस एंगल पे रेंज की वैल्यू
और हाइट की वैल्यू दोनों सेम हो जाए। क्लियर? मतलब वी वांट टू फाइंड, हम लोग चाहते हैं बच्चों, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, फॉर विच द वैल्यू ऑफ रेंज एंड एच मैक्स will be same। समझ गए बच्चों? तो हम वो एंगल पता करना चाह रहे हैं जिसके लिए रेंज और एच मैक्स दोनों सेम होगा। तो देखो क्या कर देंगे हम लोग। सबसे पहले मान लो कि एक बॉडी को हमने थ्रो किया और ये इसका पाथ है आपका। अब ये यहां पे एच मैक्स, दिस इज एच मैक्स, और ये आपका क्या है, इसका रेंज। यहां पे मेरे को ये बताना है एच मैक्स और रेंज की वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एच मैक्स इक्वल्स टू रेंज। इट इज गिवन इन क्वेश्चन कि ऐसा दिया हुआ है बच्चों कि एच मैक्स और रेंज की वैल्यू सेम होनी चाहिए, उसके लिए ये थीटा अपने को निकालना है। तो अब याद करो, पिछले क्लास में मैंने एच मैक्स का फॉर्मूला आपको बताया था। क्या था फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फॉर्मूला मैंने कहा था, आप अच्छे से याद रखना। और जहां तक रही बात बच्चों रेंज की, तो रेंज का फॉर्मूला आपको याद होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 जैसा कि लिखा हुआ है एच मैक्स इक्वल टू आर, इस स्पेशल केस में तो आप इन दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो। तो जब आप इक्वेट करोगे, एच मैक्स को आर के इक्वल करोगे, तो क्या निकल के आएगा, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहां से देखो, ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से आपका जी कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, अब इधर साइन 2 थीटा है, यहां साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं बच्चों ट्रिगोनोमेट्री से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही कैलकुलेट होके आएगा। अब यहां से देखो, एक साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया। अच्छा, इधर नीचे में 2 भी है बचा हुआ। ये 2 कैसे बचा हुआ है पता है ना, देख लो यहां पे 2 है, और ये 2 कैसे आ गया बच्चों, तो साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ऐसा करो, 2 को उधर भेज दो, कॉस को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू, अब ये 2 उधर गया तो हो गया 4। अब देखो फाइनली अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ फाइनली अपना आंसर आ जाएगा। ये साइन थीटा बाई टेन, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को लोग क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा। तो टैन थीटा इक्वल्स टू 4। तो टैन थीटा की वैल्यू 4 के इक्वल आई, इसका मतलब है थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, तो टैन इनवर्स, इनवर्स लिखना तो लोग जानते हैं ना, टैन को उधर कर देंगे, टैन इनवर्स 4, ये आप आंसर कर दोगे। तो इसका मतलब है टैन थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स 4। इस एंगल पे अगर फेंकोगे तो रेंज और हाइट दोनों सेम आएगा। और दोस्तों पता है इस एंगल की वैल्यू कितनी होती है, तो थीटा लगभग यहाँ पे अगर देखोगे टेबल में जाके तो ये 76 डिग्री के आसपास होती है। तो आज से याद रखना 76 डिग्री पे रेंज और हाइट दोनों क्या होता है, सेम। क्लियर? चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसे।
बाबू, अब दोस्तों इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसके ऊपर हम लोग जरा बात करें। तो वो क्या फैक्ट है वो समझो आप। जैसे कि देखो यहां पे आपका मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है, जिसको आपने थ्रो किया u वेलोसिटी से, ठीक है। तो इसका रेंज कितना आ रहा है, r। अब ये r जो है ये दो अलग अलग एंगल पे फेंकने पे भी सेम आ सकता है। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, अभी आप देखो। मान लो आपने अगर θ1 एंगल पे फेंका और रेंज कितना आया, r। और यदि आपने इसको एक और एंगल पे फेंका जिसकी वैल्यू है, ये पॉइंट नंबर कितना हो गया बच्चों? तो आई थिंक ये पॉइंट नंबर 4 हो गया, यस। तो देखो अगर इसको एक और एंगल θ2 पे भी फेंकेंगे उसी वेलोसिटी से तो भी रेंज वही आएगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि इन दोनों एंगल का सम जो होना चाहिए, यानी इन दोनों एंगल का योग 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? 90 डिग्री के। अगर दो एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री, तो उन दोनों एंगल पे फेंके हुए रेंज की वैल्यू सेम होगी, बस दोनों केस में वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे यहां भी u से फेंका हमने, यहां भी u से। अब इसको प्रूव भी करना पड़ेगा, तो देखो मैं प्रूव करके दिखाता हूं। पहली बात तो ये समझ लो θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो θ2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो बच्चों? 90 माइनस θ1 लिख सकते हैं। चलो पहले इसके लिए काम करते हैं। तो इसके लिए काम करें तो r इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2θ1 अपॉन g। इसका रेंज आ गया। इसके केस में देखो, मान लेते हैं अभी इसको r डैश, और फिर r डैश को हम लोग r के बराबर प्रूव करेंगे कैसे, सो देखो। तो r डैश इक्वल्स टू बच्चों लिखोगे u स्क्वायर साइन 2θ2 डिवाइडेड बाई g। अब θ2 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस θ1। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर साइन 2θ1 यहां पे आप लिख सकते हो θ2 की जगह 2, θ2 की जगह लिख सकते हो 90 माइनस θ1 और डिवाइडेड बाई g लिख सकते हैं ना। जहां θ2 है वहां पे हमने लिख दिया 90 माइनस θ1। तो देखो ये कितना कैलकुलेट होके आएगा। तो r डैश इक्वल्स टू u स्क्वायर, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 180 माइनस 2θ1 अपॉन g। ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है बच्चों? बिल्कुल आ सकता है। अब आप याद करो ट्रिगोनोमेट्री, वहां मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई किए इसलिए 2 इंटू 90 हो गया 180। आप याद करो ट्रिगोनोमेट्री, वहां मैंने आपको बताया था कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ऑटोमेटिकली आर डैश इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2θ1 अपॉन जी। इसके बदले ये लिख सकते हैं। और ये किसकी वैल्यू है बच्चों? तो ये वैल्यू है आर की। तो फाइनली आर जो आर डैश जो है वो आर के इक्वल आया कि नहीं आया? तो यानी आर और आर डैश आपका क्या आ गया, सेम। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, θ1 और θ2 का जो सम है 90। अब इसका कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूं। जैसे देखो, पहले आप इसको लिख लो, फटाफट लिखो। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मान लो θ1 37 डिग्री है और यहां पे इस पे रेंज आर आ रहा है, तो इसका मतलब θ2 जो होगा वो 53 डिग्री पे भी रेंज आपका आर होगा, क्योंकि दोनों का सम देखो 90 डिग्री। अगर θ1 30 डिग्री है तो 30 डिग्री पे जो रेंज आएगा बच्चों ऑटोमेटिकली आपका 60 डिग्री पे भी वही रेंज आएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि दो एंगल का सम अगर 90 हो तो उस समय दोनों केस में आपका प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या आएगा, सेम।
लेकिन रेंज सेम आने का मतलब ये नहीं कि बाकी सारा चीज़ सेम कर दो, कि हाइट भी सेम, टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो कि अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ठीक है, और u वेलोसिटी से आपने फेंका और ये आपका 60 डिग्री पे है और इसे भी आपने u से ही फेंका है बच्चों, तो यहाँ पे जो एंगल है आपका वो देखो 30 + 60 90 होगा, तो इस केस का रेंज और इस केस का रेंज सेम होगा, लेकिन जो हाइट होगी इस केस में h1 और इस केस में h2, तो ये हाइट सेम नहीं होगी। h1 इज नॉट इक्वल टू h2 या टाइम t1 इज नॉट इक्वल टू t2। बस कौन इक्वल होगा बच्चों? तो रेंज इक्वल होगा। तो ये याद रखना, ये नहीं कि सारा कुछ सेम कर देना, सिर्फ किसकी बात हो रही है? रेंज की। ठीक है दोस्तों, चलो जल्द से जल्द लिख लो। तो दोस्तों अब देखो अब ये कौन सा पॉइंट होगा अपना? पॉइंट नंबर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें हम लोग ढेर सारी चीजें निकालेंगे। अब क्या मैं बताने जा रहा हूं उस बात को आप समझो। ओके बच्चों, ठीक है। तो यहां पे बच्चों मान लो कि कोई बॉडी है, उसको आपने u वेलोसिटी से थ्रो किया है एट एंगल थीटा से। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और कब आपने थ्रो किया? एट t = 0 पे। तो ये बॉडी इस तरीके से पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए यहां आके गिर गई। तो हम लोगों ने फटाफट रेंज निकाल लिया कि भाई ये रेंज हो गया, हमने हाइट भी निकाल लिया। लेकिन इस बार हम लोग कुछ और करना चाह रहे हैं। यहां पे तो क्या हो रहा था कि आपने पूरे मोशन को डिस्कस किया कि दिस इज रेंज, दिस इज हाइट। लेकिन अगर मान लो, जैसे मान लो यहां से यहां तक गिरने में टोटल, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, 8 सेकेंड लगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी हो गई 8 सेकेंड। तो ये तो पूरी जर्नी हो गई। तो पूरी जर्नी के लिए रेंज भी निकाल सकते हैं आज के डेट में और हाइट भी निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में हमेशा पूरी जर्नी तो नहीं पूछेगा। अगर t = 0 पे आपने फेंका और t = 8 पे यहां पे है, तो हो सकता है वो ये पूछ ले कि t = 3 पे कहां पे होगा, t = 3 सेकेंड्स पे कहां पे होगा, उसकी हाइट क्या होगी, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो कितना एंगल बना रहा होगा। ये सारी चीजें भी तो पूछी जा सकती है। तो हम लोग यहां पे अब कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि किसी प्रोजेक्टाइल के किसी टाइम t पे उसकी लोकेशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एंगल क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ये खैर आपको लिखना नहीं है, ये मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए आपको बताया। इसको इसे भी मिटा लेते हैं हम लोग। तो देखो, अब मान लेते हैं कि t = 0 पे थ्रो करने के बाद ये पार्टिकल यहां पे कहीं पहुंचा और इस समय एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे पहुंचा। ठीक है दोस्तों, एक्सिस एज्यूम करो। एक्सिस जो है हम लोग यहां पे मान लेंगे दिस इज y एक्सिस, ये अपना हो गया y एक्सिस और ये तो हमेशा की तरह x एक्सिस। क्लियर? ये है आपका ओरिजिन, यहां का कोऑर्डिनेट 0,0। चलो अब ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, यहां इसकी वेलोसिटी किधर होगी? तो मैंने पहले ही बता रखा है कि ये आपका पार्टिकल का पाथ है और हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि आपको किसी पार्टिकल के वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन चाहिए तो उसके पाथ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो सही बात है, यहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो। तो यहां पे अगर मान लो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो दिस इज टेंजेंट, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। कब? किसी टाइम t पे, और वेलोसिटी मान लो v है, मान लेते हैं। और क्या क्या मान सकते हैं बच्चों? तो जब ये यहां पे होगा तो इसकी ग्राउंड से कुछ हाइट हो चुकी होगी और हॉरिजॉन्टली भी इसने कुछ कवर किया होगा। तो x डिस्टेंस मान लो हॉरिजॉन्टल कवर किया और वर्टिकली ये y डिस्टेंस कवर किया। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, y होगा यहाँ पे।
तो हमें x में भी इंटरेस्ट है और y में भी है। इतना ही नहीं बच्चों, ये जब यहां पे होगा तो ये कुछ एंगल भी बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो देखो इनिशियल एंगल थीटा है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे जा रहा है जैसे झुकता हुआ चला जा रहा है, तो यहां मान लो वेलोसिटी जो एंगल बना रही है वो है अल्फा। तो अब हम लोग को क्या टारगेट है, यहां पे हमें टारगेट है वेलोसिटी v को टाइम के फंक्शन में निकालना। देखो अपना टारगेट क्या है, v को टाइम के फंक्शन में निकालना, ताकि t की वैल्यू रखते जाएं और v मिलता जाए। ये एंगल भी हम लोग टाइम के फंक्शन में निकाल सकते हैं, टाइम पे कैसे निर्भर कर रहा है, फंक्शन मतलब उसके ऊपर निर्भर कैसे कर रहा है। इसके x कोऑर्डिनेट को भी हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, इसके y को भी टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। ये सारा काम अभी हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले और सबसे आसान वो है x एक्सिस के लॉन्ग मोशन। तो आप याद करो, यहां हम लोग लिखेंगे फॉर द मोशन अलोंग x एक्सिस के लॉन्ग मोशन की बात करो, तो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी x एक्सिस के लॉन्ग कितना था बच्चों, तो u cos थीटा। तो सीधी सी बात है ux जो है वो है u cos थीटा, और अगर वेक्टर साइन के साथ दिखाओगे तो यहां i लिख दो। ax की बात पूछी जाएगी तो ax है 0। पिछले दिन से ही लगातार मैं आपको समझा रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं कि बच्चे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ax क्या हो गया 0, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, हमें क्या क्या चाहिए। हमें एक तो ये वेलोसिटी v चाहिए, तो इस v के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा vx और एक कंपोनेंट होगा इसका vy, है ना बच्चे। एक होगा vx और दूसरा होगा vy, ये दोनों निकालेंगे। ये हाईएस्ट पॉइंट की बात नहीं हो रही है, उससे पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। तो चलो हम लोग सबसे पहले देखो, आपने ये देखा कि जब x कंपोनेंट 0 है एक्सेलरेशन का, तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस तो कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वही यहाँ की, जो यहाँ की वेलोसिटी होगी वही वहाँ की होगी, यानी vx इक्वल्स टू ux, क्योंकि इसमें तो बदलाव आना ही नहीं है भाई। तो सीधी सी बात है vx जो होगा बच्चों वो u cos थीटा के इक्वल ही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, यानी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो vx इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू i, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे जितना है उतना ही t इक्वल टू t पे होगा, उतना ही कभी भी होगा, ठीक है। समझ गए बात को। तो चलो vx इक्वल टू इतना हो गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना तय करेगा, यानी ये x। तो देखो सीधी सी बात है, ये वन डायमेंशन का केस नंबर कौन सा है, तो ये वन डायमेंशन का केस नंबर 2 है। तो केस नंबर 2 है तो उसमें सीधा हम लोग जानते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, ये बेवजह हम लोगों का स्पेस ले रहा है। तो बच्चों यहां तक ये एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी वी एक्स इंटू टाइम टी। तो देखो इनिशियल पोजीशन 0 पे है और फाइनल पोजीशन यहां पे कितना कोऑर्डिनेट है x, तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 0 इक्वल टू वेलोसिटी x कंपोनेंट का कितना होता है बच्चों u cos थीटा इंटू टी। तो बच्चों x कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा इंटू टी, दिस इज x। अभी आपके पास x भी आ गया, तो x कोऑर्डिनेट भी देखो टाइम के फंक्शन में आ गया, और वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो खैर वो हमेशा कांस्टेंट ही रहना है, तो उसको तो टाइम के फंक्शन में आना ही नहीं है। तो ये तो x के लॉन्ग काम हो गया। अब बात करते हैं अलोंग y एक्सिस। फॉर द मोशन अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के लॉन्ग मोशन की बात करें बच्चों,
तो y के लॉन्ग देखो, y के लॉन्ग देखो, y के लॉन्ग देखो बच्चों, तो इनिशियल वेलोसिटी uy जो है वो है आपका u साइन थीटा। कितना है? u साइन थीटा वर्टिकली अप, यानी j के लॉन्ग। और एक्सेलरेशन जो ay है वो है g माइनस जे, g माइनस जे, माइनस जे, g माइनस जे। तो टाइम t पे वेलोसिटी कितनी होगी? तो बच्चों सीधी सी बात है, लिखोगे vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मामला है, मोशन अंडर फ्री फॉल है ना। तो उसमें तो आप सीधा यहां पे देखो क्या लिखोगे, इनिश तो vy फाइनल वेलोसिटी यानी टाइम t पे जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा u साइन थीटा इंटू जे का मतलब समझ रहे हो ना, अपवर्ड डायरेक्शन में। और ay की जगह क्या लिख दोगे? माइनस जी टी जे। माइनस कैसे आया बच्चों? तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर j कॉमन ले लें तो बच्चों वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो है वो आ गया u साइन थीटा माइनस जी टी, और ब्रैकेट में लिख सकते हो j। तो सुनो मेरी बात, Vx कितना आया? u cos थीटा। Vy कितना आया? u साइन थीटा माइनस जी टी जे। तो आप इसको लिख लो, आप इन सब चीज को अच्छे से लिख लो, मैं इसको मिटा दूंगा, डायग्राम में रहने दूंगा, डायग्राम का मेरे को भी काम है। तो बच्चों अब ये देखो, हमने अभी तक Vx, x कोऑर्डिनेट और vy ये तीनों कैलकुलेट कर लिया। कब कैलकुलेट किया? t टाइम पे। तो जो पिछले बोर्ड के ऊपर हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया था वो देखो मैंने यहाँ लिख दिया है। टाइम t पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो वही होगा जो t इक्वल टू 0 पे था। यहाँ का x कोऑर्डिनेट हो गया u cos थीटा इंटू टी, और यहाँ का वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया u साइन थीटा माइनस जी टी जे। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि सर ये क्या वेलोसिटी हमेशा ऊपर ही आएगी? बिल्कुल नहीं। आप अगर इस पोर्शन में यही काम इस पोर्शन में करते तो देखो वेलोसिटी यहां पे ऐसे आती तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अभी भी vx आता, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आता। अगर ये t की वैल्यू और ज्यादा लेंगे तो कहोगे सर ये इस इक्वेशन में कैसे पता लगेगा? तो सुनो मेरी बात, यहां पे देखो u साइन थीटा, यहां तो ये तो फिक्स रहेगा, अब माइनस जी टी जे। तो जब तक gt की वैल्यू u साइन थीटा से कम रहेगी, जब तक gt u साइन थीटा से कम रहेगा तब तक तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आता रहेगा। इसका मतलब है हाईएस्ट पॉइंट से इधर की बात चल रही होगी। और जैसे ही t की वैल्यू बहुत ज्यादा लोगे तो ये फैक्टर बड़ा हो जाएगा, तो नेट नेगेटिव आएगा तो इधर। तो ये इक्वेशन इतना बढ़िया है कि इसमें आप u थीटा जी टी का वैल्यू रखो, यह खुद ब खुद बता देगा कि ऊपर जाना है कि नीचे आना है। मतलब किस पोर्शन की बात हो रही है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट ऊपर है या नीचे है, इस बात की जानकारी आपको कहां से मिलेगी? t रखने के बाद। क्योंकि t अगर कम रखोगे यानी यहां शुरुआत के t कम होंगे, क्योंकि टाइम तो धीरे धीरे बीतेगा ना भाई, और ज्यादा टाइम बीतेगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला फैक्टर इससे ज्यादा होगा, तो नेट y कंपोनेंट वेलोसिटी नेगेटिव आएगा, मतलब ये डाउन। तो आपको ये चिंता नहीं करना है कि ये इधर के लिए वैलिड है या इधर के लिए वैलिड है, कहीं के लिए वैलिड है, आप बस t की वैल्यू डाल दो। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने vx निकाल लिया, x निकाल लिया, vy निकाल लिया। अब मेरा टारगेट है कि ये y कोऑर्डिनेट यहां पे इस पार्टिकल की टाइम t पे इसकी y कोऑर्डिनेट क्या होगी, और वो भी आ जाएगा बच्चों। तो आप सीधी सी बात है फिर से लिखोगे, क्या लिखोगे? तो डेल्टा y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में लिख दो, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस की बात चल रही है। तो देखो यहां और यहां के बीच में फाइनल पोजीशन है y, यहां कोऑर्डिनेट y और इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो क्या लिखोगे? y माइनस 0। क्लियर? और वेलोसिटी तो ऊपर ही है इनिशियल, तो लिख देंगे u साइन थीटा इंटू टी, और एक्सेलरेशन किधर है? नीचे, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
तो y माइनस 0 क्या हो गया y, तो y इक्वल्स टू ये हो जाएगा बच्चों u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. दिस इज वैल्यू ऑफ y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t. तो अब देखो अपना पूरा मकसद हो गया कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट टाइम t पे, वेलोसिटी का y कंपोनेंट टाइम t पे, x कोऑर्डिनेट टाइम के फंक्शन में, y कोऑर्डिनेट भी टाइम के फंक्शन में. लेकिन अब इससे और मजेदार चीजें निकल के आएंगी. अब वो देखो वो क्या क्या निकल के आएगी. अब आप सुनो जरा मेरी बात को. आपको वेक्टर में मैंने बता रखा है कि अगर मान लो कोई वेक्टर v है, जैसे ये वेक्टर v है, इसको मैंने यहां पे ड्रॉ किया. अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चों, अल्फा. तो ये इसका vx कंपोनेंट हुआ और इसका ये कंपोनेंट क्या हो गया, vy. ठीक. और कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट्स का क्या होता है बच्चों, रिजल्टेंट. याद है ये बात मैंने वेक्टर में आपको बता रखी है कि कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट्स का क्या होता है, रिजल्टेंट होता है. यानी v रिजल्टेंट है किसका, vx और vy का. तो ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हो v इक्वल्स टू, vx की जगह क्या लिखोगे, तो vx की जगह लिखोगे u cos थीटा इंटू आई. लिखोगे कि नहीं लिखोगे. और vy की जगह क्या लिखोगे, तो vy की जगह लिखोगे बच्चों u साइन थीटा माइनस जी टी जे. समझ गए ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी टाइम t पे जो वेलोसिटी है उसकी जो वैल्यू होगी u cos, अगर उसको ij के फॉर्म में लिखना है, कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, तो u cos थीटा आई प्लस u साइन थीटा जी माइनस जी टी जे. ये नेट वेलोसिटी हो गई यहां पे. ऐसा कैसे लिखे, तो हम लोग वेक्टर के कॉन्सेप्ट से लिखे. तो वेक्टर के कॉन्सेप्ट से लिखे जहां हमें यह बताया गया है कि वेक्टर जो है अपने कंपोनेंट्स का क्या होता है, रिजल्टेंट. क्लियर बच्चों. चलो अब अगर कोई पूछता है कि यार इसका मैग्नीट्यूड बताओ, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड बताओ, तो तुम्हें याद होगा कि अगर वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स दिए जाते हैं तो हम लोग क्या करते थे, तो vx स्क्वायर कर लेंगे और v को vy स्क्वायर कर लेंगे. दोनों कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे तो नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. वो कितना होगा बच्चों, तो आप देखो क्या करोगे. vx की जगह क्या लिखोगे, vx की जगह लिखोगे u cos थीटा का स्क्वायर प्लस vy की जगह ये अंडर रूट को ही मैंने एक्सटेंड किया है, या छोड़ो आप यहां तक लिखो, मैं इसको नेक्स्ट बोर्ड पे लिखता हूं, जगह स्पेस नहीं है, आप यहां पे लिखो. आप इसे पहले लिखो, डायग्राम रहने देना, डायग्राम अभी वही रहेगा, बाकी चीजें लिखो, बाकी चीजें यहां तक लिखो, ऐसे ऐसे और ऐसे, डायग्राम रहने देना. डायग्राम वही रहेगा जो प्रीवियस में है. डायग्राम बार बार बनाने की जरूरत नहीं है. तो दोस्तों देखो यही मैंने यहां पे लिख दिया है, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. vx की जगह मैंने यहाँ पे u cos थीटा का स्क्वायर लिखा है, vy की जगह u sin थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर लिखा है. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अभी आपको बताया कि अगर v निकालना है तो इन दोनों को स्क्वायर करके अंडर रूट करना पड़ेगा. तो ये यहाँ से बहुत आराम से दोस्तों ये आ गया आपका u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो एक बार क्या लिखोगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/g t साइन थीटा. ओके दोस्तों. तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अब जरा देखना आगे, अगर यहां पे हम लोग u कॉमन ले लें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1. तो बस यही काम यहां पे नेक्स्ट में करेंगे हम लोग. अगर हम लोग u कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो u कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो कितना हो जाएगा, 1. तो u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/g t साइन थीटा.
ये आपकी जो वेलोसिटी है बच्चों, ध्यान दो बोर्ड पे, ये वेलोसिटी जो यहां पे निकल के आई किसके फंक्शन में, टाइम के फंक्शन में। अब आप कभी भी स्पीड का मैग्नीट्यूड जानना चाहते हो तो जान सकते हो। अब एक काम करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग वैल्यूज पुट करते हैं ताकि आपको मजा आए। जैसे t इक्वल टू 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया और ये टर्म भी 0 हो गया, है ना। यहां भी t 0 हो गया, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो ऑटोमेटिकली v इक्वल्स टू अंडर रूट यू स्क्वायर, और अंडर रूट यू स्क्वायर इक्वल टू यू। तो आप देखो इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो u है कि नहीं है, और यहां आ भी रहा है। अच्छा, आप याद करो पिछले क्लास में मैंने क्या बोला था कि जब ये यहां पे गिरेगा, है ना, तो जिस स्पीड से आप फेंकते हो उसी स्पीड से गिरता है। तो ये भी मैं प्रूव करके दिखाता हूं। मान लो ये यहां का मैग्नीट्यूड v0 है ना, और यहां पे टाइम जो होगा, टाइम कितना होगा, तो टाइम होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे फेंकोगे तो फाइनली पूरे मोशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका मतलब है t के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, tf। तो देखते हैं इस v0 की वैल्यू कितनी आती है। अगर ये आ गया मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल काम कर रहा है। तो देखो v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर लिखो, जी स्क्वायर लिखो, और जहां t है वहां लिख दोगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, याद करो याद करो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u sin थीटा बाई जी। तो लिख दो 2u sin थीटा बाई जी का स्क्वायर, लिख देंगे किसके जगह, t के जगह, माइनस 2u g, और t के जगह टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जगह वहां पे नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं 2u sin थीटा बाई जी, है ना, इनटू साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा, और अंडर रूट तो रहेगा ही, ये भी अंडर रूट इसी का कंटिन्यू पार्ट है। अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है बच्चों, जरा ध्यान देना। ये देखो ये जी स्क्वायर, और इसको जब पूरे को स्क्वायर करोगे तो नीचे भी जी स्क्वायर आएगा, तो ये जी स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पे क्या बचेगा, तो ऊपर में बच गया बच्चों, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इसको यू स्क्वायर। यहां क्या बचेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा आपका 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां क्या होगा, सो देखो देखो, पहली बात ये g से ये g कैंसिल हो जाएगा, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। आप ऐसे समझना, ये नहीं कि इसके डिवीजन में डाल देना। दोस्तों याद रखो ये अलग है, जगह की कमी है मेरे पास, ये अलग है, ये इसी का पूरा है, समझ गए ना, ये इसी का पूरा है, इसी के मल्टीप्लिकेशन में ये है। तो g से g कटा और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 2 इंटू 2 4, u इंटू यू स्क्वायर, साइन इंटू साइन, तो ये भी आपका हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये +4 ये -4, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट क्या हो गया, यू स्क्वायर, अंडर रूट यू स्क्वायर का क्या हो गया, यू। तो तुम्हें पता है बच्चों कि गिरते समय भी यू से फेंकते हैं, और जब ये फाइनली फॉल करता है उस समय वेलोसिटी यू आती है। और ये कैसे पता चल गया, टी पुट करने से। तो आप इसे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसे जरूर लिख लेना। ये सब कैलकुलेशन तो मैंने इसलिए किया था ताकि ये कि हम लोग का फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल के दौरान किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी चाहिए, तो आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो यू स्क्वायर जी स्क्वायर और टी पुट करो जितने टाइम पे। जैसे बॉडी को फेंका, पूछेगा 3 सेकंड के बाद क्या स्पीड होगी, तो टी की जगह 3 सेकंड पुट कर दो, जो एंगल थीटा है वो वहां पुट कर दो। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने आपको प्रूव करने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये काम कर रहा है, इसलिए मैंने लिखा। डायग्राम छोड़ के बाकी चीजें लिख लो।
अब बच्चों हम लोग इस अल्फा को भी चाहते हैं, ये एंगल भी अपने को, जैसे इनिशियल एंगल थीटा है तो ये अल्फा एंगल आखिर इसकी वैल्यू क्या होगी ये हम लोग निकालना चाहते हैं, है ना। ये जो एंगल अल्फा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो कैसे आएगा। तो v का मैग्नीट्यूड तो टाइम के फंक्शन में आ गया। अब देखो अल्फा भी मैं निकाल के बताता हूँ। पहली बात मेरी सुनो, ये वेलोसिटी है आपकी, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट vy, और ये एंगल बना रहा है अल्फा एंड दिस इज v। तो एक चीज़ तो अपने को पता है बच्चों कि वेलोसिटी अपने कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होता है। तो आपको वेक्टर का ट्रायंगल लॉ भी याद होगा कि जैसे देखो अगर ये जो v है वो ये इस vx और vy का रिजल्टेंट है, तो बच्चों टेल हेड, तो इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दो। तो vy को अगर हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो देखो टेल हेड, तो ये रिजल्टेंट हो गया हेड टू हेड, टेल टू टेल। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग लिखें tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज vy अपॉन बेस दैट इज vx। तो बच्चों देखो अब क्या हो गया, tan अल्फा इक्वल टू vy की वैल्यू आप देखो, अभी कुछ देर पहले मैंने कॉपी में आपको लिखवा दिया है, वो कितना है u साइन थीटा माइनस जी टी। मैग्नीट्यूड के हिसाब से सिर्फ लिखना है, u साइन थीटा माइनस जी टी था ना vy इक्वल्स टू, कुछ देर पहले तो हम लोग लिखे थे कि vy जो अपना है वो कितना है u साइन थीटा माइनस जी टी, याद होगा आपको, एकदम ये सब चीज याद कर लेना है। और vx की वैल्यू क्या थी बच्चों, u cos थीटा आई, ठीक है ना। तो अब देखो, तो नीचे में vx, तो vx की जगह क्या लिख दोगे आप, u cos थीटा, क्लियर। तो इस तरीके से आप यहां पे देखो tan अल्फा इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो इस तरीके से अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स, और tan इनवर्स में कितना बड़ा चीज लिखाएगा, u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा, पूरा ब्रैकेट। अब आप यहां टाइम की वैल्यू पुट करते जाओ, अल्फा निकलता जाएगा। कहोगे कि सर एक एग्जांपल दे दीजिए, तो मान लो अगर हम लोग t इक्वल टू 0 पुट कर दें तो बस यही वाली बात हो जाएगी। तो इसका मतलब है अल्फा थीटा का रोल प्ले करने लगेगा, थीटा इक्वल्स टू अल्फा आना चाहिए t इक्वल टू 0 करने पे, तो आएगा भी। देखो t इक्वल टू 0 करोगे तो ये टर्म खत्म हो गया, तो ऊपर में क्या है u साइन थीटा, नीचे में u cos थीटा, u कैंसिल, तो tan अल्फा बराबर साइन थीटा बाई cos थीटा। तो एट t इक्वल टू 0 पे तुम देखो सीधा तुमको दिखेगा tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा, इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू थीटा, तो ये रोल प्ले तो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये फॉर्मूला जो है, ये दोनों फॉर्मूला चाहे जिस फॉर्मेट में याद रखना है याद रखो, लेकिन ये जरूर याद रखना कि जो एंगल है अल्फा, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, वो इस तरीके से टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमने अल्फा को भी टाइम के फंक्शन में कर लिया। तो फिर तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी बच्चे कि सर यहाँ जैसे हॉरिजॉन्टल से एबव है, यहाँ तो हॉरिजॉन्टल से बिलो है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि एंटी क्लॉक एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉक एंगल नेगेटिव होता है। ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव वैल्यू आएगा। कैसे नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो इधर आप सोचो ना, इस पोर्शन में जीटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली ऊपर में जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो tan अल्फा इक्वल टू समथिंग माइनस, माइनस का मतलब ही है कि हॉरिजॉन्टल से नीचे एंगल बन रहा होगा। तो आप जल्द से जल्द लिख लो। तो दोस्तों अभी तक हमने फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, मैं उसको एक बार फिर से एक जगह लिख दिया ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। क्या क्या हमने किया, तो हमने वेलोसिटी निकाला टाइम के फंक्शन में, हमने एंगल निकाला टाइम के फंक्शन में, हमने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला टाइम के फंक्शन में, वाई कोऑर्डिनेट निकाला टाइम के फंक्शन में, और वेलोसिटी भी जैसे ये मैग्नीट्यूड निकाला हमने इसका, लेकिन इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी हमने इसको कैलकुलेट किया। इतनी सारी चीजें हम लोग जान चुके हैं। लेकिन अब ये जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों आया है, इसका एक बहुत बड़ा फायदा अभी आपको मिलने वाला है,
और वो क्या फायदा है बच्चों, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बच्चों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। अब आपको याद होगा, आप याद करें, आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए कि आपको मैंने इक्वेशन ऑफ पाथ के बारे में बताया है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ पाथ। क्लियर है? तो देखो हमने कैसे इस इक्वेशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पाथ का इक्वेशन समझते हो ना, पाथ मतलब ट्रैजेक्टरी, इसी को हम लोग ट्रैजेक्टरी का भी इक्वेशन बोलेंगे। तो जस्ट 2 क्लास पहले की बात है, मैंने आपको कहा था कि 2 डायमेंशन में अगर इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है तो आप उसके y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन डेवलप करो। आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्टिकल 2D में मूव कर रहा होता है तो दरअसल उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे होते हैं, ठीक। और अगर इन दोनों में आपस में एक मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप करेंगे तो मैथमेटिकल रिलेशन, इनके बीच का जो संबंध होगा वही इक्वेशन ऑफ पाथ होगा। और वो डेवलप कैसे होगा, तो एक जगह से टाइम को निकाल के दूसरी जगह में पुट कर देने का है। जैसे देखो, अब यहां पे आप ज्यादा ध्यान दो, x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टी है और y इक्वल टू ये। तो हम लोग एक काम करते हैं, t इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x अपॉन यू कॉस थीटा। t इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकेंगे बच्चों, x अपॉन यू कॉस थीटा। और y वाले इक्वेशन में चलो, y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, u साइन थीटा। तो लिखो u साइन थीटा इंटू t के जगह क्या लिख दोगे बच्चों, t के जगह लिख दोगे x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा। क्लियर? और माइनस हाफ g, और जहां t स्क्वायर है वहां t स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दोगे, t स्क्वायर की जगह लिख दोगे x अपॉन यू कॉस थीटा, यानी x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो फटाफट आप लिखो। डायग्राम तो खैर पहले वाला ही है दोस्त, ये भी आपने पहले लिख रखा है, तो आप आई थिंक अगर एक जगह लिखना चाहते हैं तो आप लिख लो, मेन आपको ये लिखना है। ओके, जल्दी से लिखो। तो दोस्तों ये कैलकुलेट होके क्या है अपना, अभी देखो क्या, अभी हम लोग क्या पुट किए थे, u इक्वल्स टू यू साइन थीटा, और t की जगह हमने क्या पुट किया था, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ g, और t की जगह लिखा था हमने x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखो ये u से u कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस टैन थीटा, y इक्वल्स टू टैन थीटा x। और देखो यहां पे ये क्या हो गया बच्चों, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अब ये देखो ये स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जरा इक्वेशन ध्यान से देखो बच्चों, ये इक्वेशन को ध्यान से देखो। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ है ना, या इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये दोनों ही बोल सकते हो। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल का ये इक्वेशन ऑफ पाथ है, ढेर सारे प्रॉब्लम आपको इसी इक्वेशन पे सॉल्व होंगे। या आपको कभी भी प्रॉब्लम मान लो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, y इक्वल टू ए एक्स, इन सभी की जगह दिया हुआ रहे बी एक्स स्क्वायर, तो आप तुरंत समझ जाना कि एक रोल प्ले कर रहा है किसका, टैन थीटा का। देखो x के बगल में a है तो a रोल प्ले कर रहा है टैन थीटा का, और बच्चों b जो है वो रोल प्ले कर रहा है g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो एक
ए एक्स का कॉफिशिएंट का मतलब हो गया कि वो tan थीटा दिया हुआ है, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या दिया हुआ है आपका, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है दोस्तों? अब इस पे हम लोग इतना सारा फॉर्मूला लिख लिए। अब ये चीज आपका हो गया कंप्लीट। क्या कंप्लीट हुआ? सिर्फ पॉइंट्स कंप्लीट हुए हैं और फॉर्मूला केस 1 का। अब इसके ऊपर हम लोग एक डीपीपी सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको वहां से पूरा अंदाजा लगेगा कि क्या क्या हमने सीखा। तो पहले आज आपका काम है, पहले सारा फॉर्मूला को अच्छे से कर लो, सारा 2 दिन पहले से, 2 दिन पहले का से सब कुछ देख लो। अब इसके बाद कल यानी हम लोग एक डीपीपी को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो कल पीपी को हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले मैं अपलोड कर दूंगा और उसके बाद उसका सॉल्यूशन कल ही करेंगे हम लोग। ये दोनों काम पहले मैं डीपीपी दूंगा, फिर आपको वो सॉल्व भी करना है, ठीक है बच्चों? ओके, तब तक आप अच्छे से रिवाइज करना।